हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सेशन को शुरू करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं। यूपीएससी सिविल सर्विस इस नाम से सभी वाकिफ है। तो अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप यूपीएससी की तैयारी या किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही प्री मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकते हैं और उन्हें youtube.com पर अपने ऑनलाइन क्लासेस को लाइव देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के दौरान फीस डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके फीस डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेशन चल रहा है पॉलिटी से चल रहा है, भारत की राज्य व्यवस्था। आज चैप्टर जो है हमारा 4th चैप्टर है जिसका जो नाम है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि सभी जानते हैं प्रियम्बल के बारे में, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या, तो उसी चीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, जैसा कि आप सबको पता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी। वो उद्देशिका क्या थी? उसमें संविधान सभा के ढांचे से संबंधित कि संविधान सभा कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, उस टाइप की एक उद्देशिका प्रस्तुत की। उस उद्देशिका को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। वही उद्देशिका प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रस्तावना अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्या है, तो आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका ही क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि आप जानते हैं सर्वप्रथम जो अमेरिका है उसी ने संविधान में प्रस्तावना को इंक्लूड किया था, शामिल किया था। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों ने इसे शामिल करना शुरू किया और प्रस्तावना को संविधान के परिचय या फिर भूमिका भी कहा जाता है, कह सकते हो परिचय पत्र। ठीक। और इसके संदर्भ में एन.ए. पालकीवाला ने कहा है कि जो संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। मैंने बताया ना, संविधान का परिचय पत्र आप इसे कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है? एन.ए. पालकीवाला की, जो कि एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे। 42 अमेंडमेंट हुआ था संविधान का। संविधान सभा का जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है, उसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द इंक्लूड किए गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखें ये तीनों चीज 1976 में इंक्लूड किया गया था और 42वां संविधान संशोधन चल रहा था। तो एक चीज और है, प्रस्तावना को आप लोग थोड़ा याद कर लेना। वैसे तो कंपलसरी मतलब नहीं कि ये नहीं कि यूपीएससी के पेपर में आएगा, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रस्तावना याद नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसे याद करने से आपके काफी क्वेश्चंस भी हल हो जाते हैं। देखिए प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग, एक मिनट जी, हाँ, तो प्रस्तावना के बारे में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियत और आत्म समर्पित करते हैं या आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना। तो इस प्रकार हमारी संविधान की प्रस्तावना थी, आपको इसे याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गई प्रस्तावना क्या है। अब प्रस्तावना की सबसे पहले प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं मेन, उन चीजों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रस्तावना के अंदर सबसे मेन तो संविधान का अधिकार है, उसके अधिकार का स्रोत है, कहां से वे अधिकार लिए गए, भारत का प्रकृति कैसी, उसका नेचर कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है और लागू होने की तिथि क्या है। जैसे कि लास्ट में डेट आया था, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। मुख्य शब्द क्या है संविधान के प्रस्तावना में? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व।
ठीक है, याद रखें ये कई जगह धर्मनिरपेक्ष लिखा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष ही है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। और जैसे कि पंथ निरपेक्ष हो गया आपका, ठीक, एक समाजवादी हो गया, एक संप्रभुता हो गया। इन तीनों को, ये संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और ये समाजवादी, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। सॉरी, ये आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये संप्रभुता नहीं, अखंडता है। यहाँ पे अखंडता आएगा, एक बाय मिस्टेक आपको बता दिया, अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो इन तीनों को संविधान सभा में इंक्लूड किया गया था, कब? 1976 के अंदर। ठीक, तो अब देखिए संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता क्या कहता है एक्चुअली? संप्रभुता का मतलब है कि भारत जो है वो ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब ना किसी अन्य देश का हिस्सा है। इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है और खुद के मामलों का निस्तारण करने के लिए, सोचने समझने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। और कब बना था संप्रभु राज्य? 1950 में, संविधान सभा के लागू होने के बाद। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते जो है भारत किसी भी विदेशी सीमा अधिग्रहण और किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के हिस्से पर वो दावा छोड़ सकता है कभी भी। ठीक है, और समाजवादी की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, और यह नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में मौजूद है, नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में। और भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। याद रखिए, समाजवादी में भारतीय समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, उत्पादन और जो वितरण है उनका सभी साधनों के राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन भी शामिल है इसमें। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है उसका उद्देश्य क्या है? गरीबी हो गई, उपेक्षा हो गया, बीमारी हो गया, इन सबको छोड़कर जो है समानता है, मतलब इनसे रिलेटेड उन समानता को खत्म करना। और समाजवादी से ही संबंधित 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस नई नीति को समाजवादी के प्रतिरूप जब आई थी ये नीति, तो इस नई नीति ने समाजवादी का जो प्रतिरूप था उसे हिला दिया था, थोड़ा इसे लचीला बना दिया था। तो ये चीज आप ध्यान रखना 1991 में, ड्यू टू एलपीजी। ठीक, अगले पेज की तरफ हम चलते हैं। संप्रभुता समाजवादी के बाद आपका आता है पंथ निरपेक्ष। मैंने अभी बताया था ये पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में इसे जोड़ा गया था। और इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यही है कि भाई भारत में किसी भी सभी जो धर्म है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म जो है वो समान है। और धर्म हो गया, पंथ हो गया, ये उपासना रीति के आधार पर भारत में किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव इनके आधार पर नहीं किया जाएगा। ये चीजें पंथ निरपेक्ष हमारा बताता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक क्या कहता है आपका? लोकतांत्रिक यह है कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होती है। और लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मुख्य चार हिस्से होते हैं, एक परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जो लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ना, उसी के हाथ में वही सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसमें बात की जाए तो दो प्रकार का होता है, एक संसदीय और राष्ट्रपति का अधीन। ठीक, इसी आयाम से संबंधित हुआ क्या, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने भाषण में विशेष बल देते हुए एक चीज कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं है जब तक उसमें मूल सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और सामाजिक लोकतंत्र का भी यहाँ पे क्या मतलब है? सामाजिक लोकतंत्र से मतलब है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भारतत्व के भावना को, मतलब भाईचारे के भावना को मान्यता देती हो। इस चीज को आप याद रखना। आगे है, फिर इसी के संदर्भ में, लोकतांत्रिक के संदर्भ में ही 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था की थी कि क्या है कि संविधान जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को गणराज्य के सभी सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब उन सबको इसके आधार पर न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सकता है उनको। तो ये था हमारा लोकतांत्रिक।
अब अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो है गणतंत्र। गणतंत्र जैसा कि नाम से है गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का, ठीक है। गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। तो इसमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब गणतंत्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसे दो वर्गों में बांटा गया, एक राजशाही, ठीक है, और गणतंत्र। जो हमारा गणतंत्र है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो गणतंत्र में, राजशाही और गणतंत्र में अंतर क्या है एक्चुअली। राजशाही जैसे नाम से पता लग रहा है, राजशाही में तो राजा और रानी या फिर उनका बेटा बेटी मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है। और गणतंत्र में क्या होता है, हमेशा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव होता है और फिर चुनाव होकर जो मेन बनता है वो प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए चुना जाता है, उसका फिर उसे क्या बना दिया जाता है, मेन प्रतिनिधि बना दिया, जैसा कि अमेरिका में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, शासन में आएगा, और उसका चुनाव कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। और इसमें राजनीतिक संप्रभुता जो होती है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ना तो राजा ना रानी ना उसका बेटा बेटी, ठीक है। इसमें किसके हाथ में होती है, सभी लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। और यहां पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं होता कि भाई आपको विशेष अधिकार है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। न्याय की बात आती है तो न्याय में प्रस्तावना के न्याय को 3 भागों में शामिल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमने पढ़ा था तो ये तीनों शब्द आए थे उसमें प्रस्तावना में। और जो इनकी सुरक्षा है प्रस्तावना में न्याय की, ठीक है, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। न्याय का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक तंगी है तो उसके साथ भी उस बेस पे कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तू छोटा है तू ये काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय जो है, मतलब न्याय हमारे 3 प्रकार के हो गए, एक तरह से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय तो जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक में इकोनॉमी हो गई, आपके पैसा हो गया। और राजनीतिक मतलब पॉलिटी, मतलब हर व्यक्ति को राजनीति में जाने का अधिकार है पूरा, ठीक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नाम से पता लग रहा है आजाद। स्वतंत्रता का अध्ययन लोगों की गतिविधियों पर बिना किसी के रोक टोक की अनुपस्थिति, मतलब आने जाने पर रोक टोक को क्या करना, हटा देना, उनकी अनुपस्थिति होना। और किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अवसर जो प्रदान करना वो सबको बराबर, हाँ भाई तुम भी जाओ, चाहे छोटे आदमी हो, बड़े आदमी हो, कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, सबको बराबर अवसर, इसी को स्वतंत्रता कहा गया है। समता, समता में क्या है, समता मतलब बराबर, समता का अर्थ है बराबर, ठीक है। तो समता जैसे किसी भी वर्ग के विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, ये नहीं कि बड़े ही लोग जाएंगे, बड़े ही लोग उसमें काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति है और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होता है इसमें। नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम है। मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान समता को दर्शाते हैं। देखिए समता से संबंधित मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में 3 चीजें हैं लगभग, या कुछ चीजें, 3 क्या काफी चीजें हैं। एक तो पहला हो गया विधि के समक्ष समता, जो कि आर्टिकल 14 दर्शाता है, अनुच्छेद 14। एक है आपका आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल 15 बता रहा है, तो ये भी समता को दिखा रहा है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, आर्टिकल 16 दिखाता है, जो कि ये भी समता से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत को खत्म करना, आर्टिकल 17, ये भी समता को दर्शा रहा है, मतलब छुआछूत मतलब छोटे बड़े का, नीच ऊंच का सब भेदभाव खत्म। उपाधियों का अंत मतलब बड़ा आदमी हो गया भाई, किसी ने मान लो सपोज करो किसी को उपाधि ग्रहण कर ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो उपाधियों का मतलब यहाँ पे सब आदमी बराबर है, ये नहीं किसी काम के लिए कोई बड़ा आदमी है तो उनका या उस उपाधि को लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्टिकल 18 को दर्शा रहा था। तो ये हमारा हो गया स्वतंत्रता, समता और न्याय। इसके साथ ही जो एक और आपके टॉपिक बच जाता है इसमें, वो है बंधुत्व। लास्ट जो इसके मुख्य शब्द में था, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। भाईचारे का मतलब है कि एक तो दूसरे के मतलब यानी कि जो है आप भावनाओं का सम्मान करो, उसके धर्म का सम्मान करो, उसके भावनाओं का सम्मान करो और देश की अखंडता के लिए सजग रहो, ठीक है। जो अखंडता शब्द है, अभी मैंने शुरू में बताया था कि 42वीं संविधान सभा के द्वारा, संशोधन के द्वारा इसे 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य भी यही कहते हैं कि भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि चाहे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्ग विविधता, कि भाई मैं इस वर्ग का, मैं इस जाति का, उनसे ऊपर उठकर
किस भावना को प्रोत्साहित करें? भाईचारे की भावना को, मतलब बंधुत्व की भावना को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो प्रस्तावना में निहित थे। उन शब्दों का विश्लेषण कर लिया है हमने। अब प्रस्तावना का देखा जाए तो महत्व क्या है? प्रस्तावना का बहुत महत्व है। जो मतलब संविधान सभा की नींव कैसे रखी गई उसका परिलक्षण करती है ये। और कई कुछ आदमी है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने, जिनके शब्दों में संविधान सभा के प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और के एम मुंशी के अनुसार वो कहते हैं कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार, ये भी उसके एक सदस्य थे, ये कहते हैं कि संविधान की यह आत्मा है। और अर्नेस्ट बोरकर कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी नोट है। और उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है, वो किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस बारे में काफी विवाद चलते रहते हैं। उन विवादों में से मुख्य 3 विवाद, एक बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, एलआईसी ऑफ इंडिया मामला 1995। तो जो पहला मामला था 1960 का, बेरूबाड़ी का, उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब अदालत ने ये किया या ये फैसला सुनाया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। यह मामला एक्चुअली भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट, बॉर्डर के लेके एक डिस्प्यूट हुआ था, उससे संबंधित है। केशवानंद भारती मामला, इसमें यह व्यवस्था की गई कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। और एक एलआईसी जो मामला है उसमें भी यही बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो जो केशवानंद भारती मामला था आपका, जो कि ये केशवानंद भारती मामला 1973 था, आंतरिक हिस्सा बताया जा रहा है एलआईसी में भी और इसमें भी, लेकिन वेरुवाड़ी में नहीं बताया गया। तो केशवानंद भारती मामला आपका क्या कहता है? केशवानंद भारती मामला ये एक्चुअली किससे संबंधित है? एक मठ है, उनसे संबंधित है। उसके बारे में मैं आपका थोड़ा बता देता हूं ब्रीफली। देखिए, केरल के एक शंकराचार्य जी थे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सुनना। केरल के एक शंकराचार्य जी, ठीक, उनके बारे में पहले कि कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला है और पश्चिम में समुद्र है और पूर्व में कर्नाटक है। ठीक है, और एक यहां पर एक पुराना मठ है जिसका नाम शैव मठ, और जो कहां स्थित है? एडनीर में स्थित है, जो कि एडनीर में स्थित है आपका, जो कि कहां स्थित है? एडनीर में। यह मठ जो है 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के जो आदि गुरु शंकराचार्य जी है उनसे जुड़ा है। याद रखिए, केरल के शंकराचार्य, ठीक है, आदि गुरु। तो इनके 4 शुरुआती शिष्य थे, जिनमें जिनका जो एक तोतकाचार्य थे। कौन थे? तोतकाचार्य, 4 शिष्यों में से, और जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ था। और यह जो ब्राह्मण की तांत्रिक पद्धति के अनुसार करने वाली स्मृति, ये लाइन कोई वो नहीं है। और इस मठ का इतिहास 1200 साल पुराना माना जाता है और केरल और कर्नाटक में इसका काफी सम्मान भी है। ठीक है, तो बात क्या हुआ था एक्चुअली, किस कारण ये सारी चीज हुई? जो एडर्निल मठ है वो तो मतलब आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ ही रहा था आगे, बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में भी, नृत्य, कला, संगीत, इनमें भी काफी आगे जा रहा था। और भारत की नाट्य और नृत्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कासरगोड और उसके आसपास के इलाकों में से दशकों से एडर्निल मठ के कई स्कूल और कॉलेज चल रहे थे। ठीक है, जो एडर्निल में मठ था उसके काफी स्कूल और कॉलेज चल रहे थे। तो हुआ क्या, इस जो वहां पे मठ जो कई सालों से व्यवसाय भी संचालित कर रहा था, तो 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास, मठ के लिए हजारों एकड़ जमीन थी। ठीक है, और जब वही दौर था ये, जब उस समय नंबूरदीपाद के नेतृत्व में केरल की तात्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई गैर बराबरी कम करने के लिए क्या किया कि भाई इनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की, इनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की। जब इनकी जमीन हड़पने की कोशिश की तो इन्होंने क्या किया, जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की जमीन अधिग्रहित कर ली। ठीक है, और इसी चपेट में एडर्निड मठ की संपत्ति भी आ गई थी। ठीक, और जब मठ की संपत्ति या जो सैकड़ों एकड़ की जमीन थी अब इस वक्त सरकार की हो चुकी थी, क्योंकि सरकार ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, भूमि अधिग्रहण के नाम पे। और जब एडर्निड मठ के स्वामी उसमें केशवानंद भारती जी थे,
तो उन्होंने क्या किया, जब इस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया तो केशवानंद भारती जी ने क्या किया, इसके लिए अदालत को चुनौती दे दिया, ये फैसले को अदालत में चुनौती दे दी। और फिर 1970 में उन्होंने एक याचिका दायर कर ली और अनुच्छेद 26 का हवाला दिया है कि, और मांग की कि भाई उन्हें धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। और फिर उन्होंने अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24, 25 और 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दे दी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये केस हुआ था। और जो केस हुआ इसमें फिर फैसला क्या हुआ, इस केस में फैसला आपका यही हुआ कि भाई संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना। 1973 में इसका फैसला हुआ था और फिर बताया गया कि संविधान का हिस्सा है। एलआईसी ऑफ इंडिया भी एक ऐसे बिल्डिंग गिरने के मामला है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी यही बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इससे संबंधित कुछ केसेस थे। अब देखिए बात आती है इसमें संशोधन की। तो संशोधन की अगर बात करें, अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट क्या इसमें पॉसिबल है? हाँ, इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, इसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। याद रखना है इस चीज को, अनुच्छेद 368 के तहत हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर लगभग खत्म होता है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।